Hello student, welcome to you in online classes. आज सोशल साइंस क्लास 10 के लिए हिस्ट्री का लेक्चर 4 पे डिस्कस किया जाएगा। जो टॉपिक होगा वो क्रांतियों का युग, जो 1830 और 1848 के मध्य जो क्रांति हुई थी इसके विषय में। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों में, अगर क्षेत्रों की बात करें तो इटली जर्मन राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड के अनेक प्रांतों में यह क्रांति देखने को मिलती है। इटली जर्मन के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य और आयरलैंड के पोलैंड प्रांत, इसमें कुछ क्रांतिकारी घटनाएं घटित होती हैं। जिसमें पहला 1830 में हम देखेंगे कि जब 1815 ईस्वी के बाद नेपोलियन के हार के बाद आपने देखा कि उदारवादियों ने जो संधि की गई, वियना संधि, उसमें फ्रांस के अनेक साम्राज्य को मुक्त कर दिया गया और जो राजशाही तंत्र नष्ट कर दिया गया था उसको बहाल किया गया था। तो ऐसे में 1830 ईस्वी में प्रथम जो संग्राम हुआ वो फ्रांस में विद्रोह से शुरू होता है और इसमें उदारवादियों ने फिलिप द्वितीय को सम्राट घोषित करते हैं और इसके बाद जुलाई क्रांति के बाद, जुलाई क्रांति के तहत ही ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम में भी एक क्रांति होती है जो जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर देती है। अर्थात जुलाई की क्रांति को अगर आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि 1830 में फ्रांस में क्रांति होती है। इसके बाद से जुलाई की क्रांति में ही ब्रुसेल्स अर्थात जो बेल्जियम की राजधानी है, उस क्रांति के दौरान बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया जाता है। इसी क्रम में ग्रीस, जिसका दूसरा नाम यूनान भी है, अर्थात ग्रीस अर्थात यूनान में एक संघर्ष होता है 1821 ईस्वी में। चूंकि यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य का साम्राज्य में जुड़ा हुआ है, यूनान पर ऑटोमन साम्राज्य का आधिपत्य है, इसलिए वहां पे जो संघर्ष होता है अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, तो ग्रीस अर्थात यूनान में 1821 में संघर्ष शुरू हुआ और यह संघर्ष 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। क्योंकि आप जानते हैं यूनान जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध और अन्य देशों को एक सीख प्रदान करने वाला देश था। यहाँ अनेक प्रकार के महान दार्शनिक, महान कवि और महान समाज सुधारक यहीं से पैदा हुए। तो ऐसे में यूनान ऑटोमन साम्राज्य के आधिपत्य में अपना सर्वोच्च और सर्वोपरि विकास नहीं कर सकता था, नहीं कर पाता था। इसलिए वहां ऐसे विचारकों और अन्य समाज सुधारकों के द्वारा संघर्ष की शुरुआत की गई जो 1821 में शुरू हुआ और ऐसे संघर्ष के बाद 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसमें राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और संघर्षों के माध्यम से नहीं हुआ, बल्कि इसमें जो है राष्ट्रवाद के विकास में जो संस्कृति है वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम की है। जिसमें संस्कृति के अंतर्गत अगर हम देखें तो कला, कविता, कहानियों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा को व्यक्त किया गया और उसमें प्रेमपूर्ण कलाकारों और कवियों ने
तर्क वितर्क और विज्ञान की आलोचना की और अंतर्ज्ञान और रहस्यमय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोगों के विचारों में एक राष्ट्र के आधार के रूप में एक साझा और सामूहिक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया और लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना व्यक्त करने का काम किया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि यूरोप में भूख, कठिनाई और जन विद्रोह का एक दौर, जो हम देखेंगे कि 1830 के ही समय में यूरोप में महान आर्थिक कठिनाई का दौर देखने को मिला। यह यूरोप में एक महान आर्थिक कठिनाई 19वीं शताब्दी में चूंकि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की वजह से जनसंख्या में अधिक वृद्धि देखी गई, जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हुई। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे वे लोग शहरों में जाकर, शहरों में गरीब बस्तियों में जाकर रहने लगे, जिससे वहां की जो पहले से अनेक कठिनाइयां, जहां वहां पहले लोग सह रहे थे, ऐसे में जनसंख्या वृद्धि की वजह से लोगों की रोजगार में कमी होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में लोग शहरों में जाके उन्हीं गरीब बस्तियों में बसना शुरू किए और वहां पर उनकी कठिनाई और उनकी समस्याओं को और बढ़ाने का काम किया। इसी क्रम में 1845 में एक बुनकरों का विद्रोह, सिलेशिया गांव के बुनकरों का विद्रोह जो 1848 में देखने को मिलता है, जिसमें जो ठेकेदारों के विरुद्ध संघर्ष है। उन्हें ठेकेदार जो है बुनकरों को कच्चे माल की आपूर्ति कराते हैं और उनसे तैयार माल लेते हैं। तैयार माल का जो मूल्य होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात जो बुनकर हैं, बुनकर को ठेकेदार कच्चे माल देते हैं और बुनकर जो माल तैयार करता है उनसे वह वे खरीदते हैं और उन तैयार मालों का दाम भी, मूल्य भी बहुत कम लगाते हैं। ऐसे में सिलेशिया गांव के जो बुनकर हैं, सबसे पहले वहां से 1848 में एक विद्रोह कर दिया और 4 जून दोपहर 2 बजे बुनकर अपने ठेकेदारों की हवेलियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। हवेली पर एकत्रित हुए और अधिक वेतन की मांग की। ऐसे में ठेकेदारों का जो व्यवहार बुनकरों के विरुद्ध था वो अमानवीय था। ठेकेदारों द्वारा बुनकरों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया और उन्हें अनेक प्रकार की धमकियां भी दी गई। 1848 में ही भोजन की कमी के कारण और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने के कारण पेरिस की जनसंख्या सड़कों पर आ गई और एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिला। जगह जगह विद्रोह और जगह जगह प्रतिबंध लगाए गए, जिससे तत्कालिक राजा लुई फिलिप को वहां से निर्वासित होना पड़ा, वहां से पलायन करना पड़ा। इसके बाद से नेशनल असेंबली जिसको राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, इसने एक फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य के रूप में घोषणा की और इसके तहत उन्होंने वहां के वयस्क 21 वर्ष के ऊपर वयस्कों को, यदि ऐसे व्यक्ति जो 21 वर्ष की उम्र पार कर चुके या 21 वर्ष या उससे अधिक की वयस्क व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान किया। इसके बाद से अगला जो इसमें टॉपिक है 1848 में उदारवादियों की क्रांति। उदारवादी
जैसा कि उदारवादी के टॉपिक पे पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया, तो यूरोप में अन्य देशों में आप देखें जैसे इटली, जर्मन, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य में उदारवाद मध्य वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने 1848 में उदारवादियों के माध्यम से जो क्रांति हुई, जिसमें पुरुष और स्त्री ने संविधानवाद के मांग को राज्य के निर्माण के मांग के साथ जोड़ दिया। यानी जो राष्ट्रवाद की मांग की प्रक्रिया चल रही थी, जो संघर्ष चल रहा था, उसमें उन्होंने जो प्लस किया, जिसको जोड़ा, वह था संविधानवाद का मांग उन्होंने उठाया, जिसमें संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, संविधान और प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता को उन्होंने ऐसे विभिन्न मांगों को उन्होंने रखा और इसी को हम उदारवादियों की 1848 की क्रांति के रूप में देख सकते हैं, जिसमें महिलाओं को, क्योंकि उदारवादियों ने महिलाओं को विशेष अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मुद्दा उदारवादी आंदोलन के अंदर जो भी महिलाओं की मुद्दा थी, उदारवादियों के आंदोलन के अंदर एक विवादास्पद प्रश्न था। उनके द्वारा महिलाओं के मांग को नजरअंदाज किया जा रहा था, इसलिए महिलाओं ने अपने स्वयं के राजनीतिक संगठनों की मांग करने लगी और ऐसे में उन्होंने स्वयं राजनीतिक संगठनों का, अखबारों का और राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने का काम शुरू किया था। अखबार निकाले, अनेक प्रकार के महिला संगठनों का निर्माण किया और उदारवादी आंदोलन के तहत उदारवादी आंदोलन में अपने मांगों को रखते हुए उसको सामने लाने का प्रयास किया। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम जर्मनी और इटली के एकीकरण के विषय में चर्चा करेंगे।